नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के हिंदी के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो वीडियो में पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा और वीडियो में हम सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगा और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रतिदिन में समास है। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिदिन में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे यथासंभव, यथाशक्ति, इस तरह के अगर शब्द आते हैं तो ये जो है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है पीताम्बर में समास है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर बहुब्रीहि समास। पीताम्बर अर्थात पीला है अंबर जिसका, यानी भगवान विष्णु, बहुब्रीहि समास के साथ चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है पंचवटी में समास है। कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे संख्यावाची है शब्द, तो जहाँ भी संख्या का बोध हो वहाँ पे द्विगु समास होता है। ऑप्शन चला जाएगा ब के साथ। पंचवटी में द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कामायनी के रचनाकार हैं। जयशंकर प्रसाद, मीराबाई, कबीरदास, रसखान। कामायनी के जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है मनुष्यता में है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या उपरोक्त सभी। मनुष्यता यानी इसको हम न तो देख सकते हैं और न ही उसे छू सकते हैं, यानी कि इसको हम केवल आभास कर सकते हैं, इसको अनुभव कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के साथ चला जाएगा। बचपन, लड़कपन, ये सब भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक होता है। जातिवाचक यानी किसी जाति का बोध हो तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होता है। अगला प्रश्न है पर्वत है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पर्वत जो है जातिवाचक संज्ञा है। और इसमें जो मान लीजिए हिमालय पर्वत का नाम ले लिया जाए तो हिमालय जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जबकि पर्वत में पूरे पर्वतों की बात की जा रही है तो यह जो है एक विशेष जाति का बोध करा रहा है। यहाँ पे हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है वायु का पर्यायवाची है। हवा, पवन, अनिल, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है हवा भी वायु का पर्यायवाची है, अनिल भी होता है, पवन भी होता है। तो उपरोक्त सभी आंसर चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है तरड़ी का पर्यायवाची है। तो दो तरड़ी होता है, जिसमें एक तरड़ी का अर्थ होता है जहाँ पे ड़ होगा वहाँ पे नौका आप लगाएंगे। ऑप्शन जाएगा अ के साथ। और एक और तरनी दिया गया है। तरनी का पर्यायवाची शब्द है, तो तरनी का अर्थ होता है नदी। तो इसको आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि जब तरड़ी होगा तो नौका और तरनी होगा तो नदी। तरनी अगर कोई चीज़ अगर हल्का चीज़ है पानी में फेंका जाता है तो वो क्या होता है, तर जाता है। यानी तरनी तर जाएगा नदी में। नदी में क्या होता है, पानी। इससे भी आप याद रख सकते हैं। और अगर तरड़ी दिया जाए तो वहाँ पे नौका हो जाएगा। अगला प्रश्न है भीति का पर्यायवाची है। दिन, दीवार, दर्द या फिर दुख। भीति का जो पर्यायवाची होता है दीवार होता है। ऑप्शन चला जाएगा ब के साथ। अगला प्रश्न है देवेंद्र में संधि है। गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। तो देवेंद्र, तो जहाँ भी ए का मात्रा होगा, एक मात्रा होगा, वहाँ पे गुण संधि होता है। और जब अ का मात्रा होता है तो वहाँ पे वृद्धि संधि यानी एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। देवेंद्र में गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन जाएगा अ के साथ। अगला प्रश्न है 9 2 11 होने का अर्थ है जोड़ देना, भाग जाना, विज्ञान का जानकार होना या फिर गणितज्ञ होना। तो 9 2 11 होना यानी भाग जाना। ऑप्शन जाएगा अ के साथ।
अगला प्रश्न है ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ है बाहर जाना, अंदर जाना, बाय दिखावा करना या फिर हार जाना। तो ऊंची दुकान फीका पकवान यानी इससे स्पष्ट है कि बाहरी दिखावा करना। ऑप्शन जाएगा 100 के साथ। अगला प्रश्न है आंख दिखाना का अर्थ है डांटना, प्रेम करना, आंख का इलाज करना या फिर ये सभी। यानी आंख दिखाना का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर जब हम किसी को आंख दिखाते हैं यानी गुस्सा करते हैं तो यानी उसको डांटना। ऑप्शन जाएगा अ के साथ। अगला प्रश्न है उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से बहता हुआ सागर जगा। इस वाक्य में अलंकार है यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुख चंद्र के समान है में अलंकार है रूपक, उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पे मुख चंद्र के समान है तो यानी यहाँ पे उपमा की गई है, चंद्रमा से तुलना की गई है। अगर उसको चंद्रमा के समान ही मान लिया जाता कि मुख चंद्रमा है तो वहाँ पे रूपक हो जाता, जबकि यहाँ पे कहा गया है कि चंद्रमा के समान यानी तुलना किया गया है तो उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ब के साथ। अगला प्रश्न है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये में अलंकार है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर रूपक अलंकार। तो जहाँ भी वर्डों की आवृत्ति होती है वहाँ पे क्या होता है अनुप्रास अलंकार होता है, और जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति होती है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न अलग होते हैं, जैसे कनक कनक तिसौगो निमादकता अधिका या पाए बहुराजक वा पाए खाए बहुराय, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है स्वागतम का संधि विच्छेद है सुधन अगतम, स्वधन आगतम, सुधनतम या फिर सुधन आगतम। तो स्वागतम का जो संधि विच्छेद होगा सुधन आगतम, स्वागतम हो जाएगा। ऑप्शन जाएगा द के साथ। अगला प्रश्न है निश्चल का संधि विच्छेद होगा, और निश्चल में कौन सा संधि विच्छेद होगा, यहाँ पे विसर्ग संधि होगा। तो इसको तो हम देखेंगे नहीं यहाँ पर क्योंकि इसमें विसर्ग संधि है ही नहीं। और निश्चल में अब दो में यहाँ पे डाउट है तो यहाँ पे लिखेंगे निधन छल या फिर निधन चल। तो निश्चल कहा गया है तो चल होगा नहीं, यहाँ पे ऑप्शन जाएगा अ के साथ निधन छल निश्चल। अगला प्रश्न देखेंगे यथाशक्ति में समास है अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर सभी। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न ही था, ये प्रश्न एक बार और आया था अव्ययीभाव समास से यहाँ पे, तो राइट आंसर चला जाएगा अ के साथ। यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशक्ति ये सभी जो है अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। जहाँ भी संख्यावाची होगा वहाँ पे द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न देखेंगे काला घोड़ा दौड़ रहा है इस वाक्य में काला है। तो काला शब्द विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है या फिर कोई नहीं। तो काला जो है घोड़ा की विशेषता बता रहा है, और विशेषता बताने वाले जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आंसर चला जाएगा अ के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया या फिर उपरोक्त सभी। तो जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन जाएगा अ के साथ। अगला प्रश्न है अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है अधिक मत बोलो या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है अधिक शब्द जो है विशेषता बता रहा है, यानी अधिक मत बोलो क्रिया की विशेषता बता रहा है। बोलना क्या है, क्रिया है, और अधिक उसकी विशेषता को बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा अधिक। अगला प्रश्न है निपात हाँ, जी, मत, खबरदार या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है हाँ, मत, खबरदार, जी, ने, ही, भी, ये जो भी है निपात है, और इससे जो है सीटेट में प्रश्न पूछा गया था
ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पे द के साथ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द है आत्र, अग्नि, उत्तिष्ठ, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है ये सभी जो है आत्र का आत होता है, अग्नि का आग होता है, यानी ये उपरोक्त सभी जो है तत्सम शब्द है। आंसर चला जाएगा द के साथ। अगला प्रश्न है जलद का परिवाची है बादल, कमल, बसंत या फिर पक्षी। तो जलद जैसे जल से बनता है, जल में द लगाने से जलद, अम्बु मिस पानी और जल में क्या रहता है जलद, यानी ये बादल का परिवाची है। ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। अम्बु में द लगाने पर अम्बुद यानी बादल, मेघ ये जो है इसके परिवाची शब्द है। अगला प्रश्न है वसुंधरा का परिवाची है पृथ्वी, प्रकाश, फूल या फिर बंधन। तो वसुंधरा कहते हैं पृथ्वी को, यानी वसुंधरा का परिवाची पृथ्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है देश प्रेम में समास है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर उपरोक्त सभी। देश प्रेम यानी देश से प्रेम, ऑप्शन चला जाएगा ब के तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है दशानन में समास है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। तो यहाँ पे 10 है आनंद जिसके, तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। जहाँ भी देवी देवताओं के नाम आते हैं वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। आंसर जाएगा स के साथ। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि इसमें द्वंद्व समास भी हो सकता है। तो द्वंद्व संख्यावाची तो होता है 10 है आनंद जिसके, यानी 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। अगला प्रश्न देखेंगे आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है परमात्मा, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान या फिर आत्मीय। तो परमात्मा में जो है आत्मा उपसर्ग नहीं है क्योंकि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले आते हैं और प्रत्यय बाद में, तो इसमें आत्मा जो है बाद में आया है जो कि प्रत्यय का काम कर रहा है। जबकि आत्मनिर्भर, आत्मीय, आत्मसम्मान में आत्मा शब्द उपसर्ग प्रयोग हुआ है क्योंकि उपसर्ग पहले आते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में आते हैं। अगला प्रश्न है भीति का परिवाची है डर, दीवार, डाकू या फिर ठग। तो भीति का परिवाची हो जाएगा डर। अभी इसके पहले एक और भीति आया था जहाँ पे उसका अर्थ होता है दीवार, तो उसमें बस थोड़ा सा मात्रा का अंतर है। एक और जो भीति हमने आपको बताया था उसमें भ में छोटी का मात्रा था और त में भी छोटी का मात्रा था। तो भीति इसका जो अर्थ होगा दीवार हो जाएगा और यहाँ पे भ में बड़ी का मात्रा है, त में छोटी का मात्रा है। भीति का जो परिवाची हो जाएगा डर हो जाएगा। तो आंसर जाएगा अ के साथ। अगला प्रश्न है तालाब का परिवाची है तड़ाग, जलाशय, पुष्कर या फिर उपरोक्त सभी। तो तालाब को तड़ाग भी बोलते हैं, पुष्कर, जलाशय ये सभी जो है इसके परिवाची हैं। आंसर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है जागरण का विलोम है निद्रा, जुड़ाना, धीमा या फिर विनम्र। तो जागरण यानी जगना और उसका जो विलोम हो जाएगा निद्रा। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है तिमिर का विलोम है ज्योति, अंधकार, दानव या फिर मानव। तिमिर यानी अंधकार होता है तो उसका हो जाएगा विलोम ज्योति। अगला प्रश्न है नवग्रह में समास है नवग्रह का द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे नवग्रह में जो है संख्यावाची है यानी नवग्रहों का समूह, तो द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है उर्वशी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, कबीरदास रसकान या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो उर्वशी के जो रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। आंसर जाएगा ब के साथ। अगला प्रश्न है चिंतामणि के रचनाकार हैं तो कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है जबकि चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन जाएगा अ के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे गोदान के रचनाकार हैं, गोदान के जो रचनाकार हैं प्रेमचंद हैं। ऑप्शन जाएगा ब के साथ। अगला प्रश्न है देश विदेश में समास है तो यहाँ पे देश विदेश, तो जहाँ भी
शब्द एक दिन और रात, माता पिता, जहाँ भी एक दूसरे के जैसे विपरीत शब्द होंगे और बीच में योजक चिन्ह लगा होगा, वहाँ पे हमारा जो है द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा द्वंद्व समास एक ही साथ। करुण रस का अस्थायी भाव है उत्साह, हास, शोक या फिर कोई नहीं। तो करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है और हास्य रस का हास होता है। यहाँ पे आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है माता पिता में समास है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर सभी। तो माता पिता में जो है द्वंद्व समास यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे अचरज शब्द का तत्समय आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य या फिर आशाचर्य। तो यहाँ पे शब्दों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अचरज यानी आश्चर्य होता है और जो सही से लिखा गया आश्चर्य, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है तपस्वी का तद्भव रूप है तापसी, तपसी, तपासी या फिर तपसी। तो इसका जो तपस्वी का सही रूप होगा तपसी होगा, आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली या फिर झरना। तो साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा या फिर सुलेख के द्वारा। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को वर्णमाला यानी अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, स्वर और व्यंजन का। यहाँ पे आंसर जाएगा एक ही साथ। अगला प्रश्न देखेंगे रात्रि का पर्यायवाची नहीं है यामिनी, विभावरी, सौदामिनी या फिर रैन। तो सौदामिनी जो है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, जबकि विभावरी, यामिनी और रैन इसके पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है विमुख का विपरार्थक शब्द है अमुख, उन्मुख, सम्मुख या फिर निर्मुख। विमुख का जो विपरार्थक शब्द होगा विलोम, उन्मुख हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है आंख से दिखाना, जल्दी उठाना, होश में आना या फिर समय पर जागना। आंखें खुलना यानी होश में आना, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अत्य, अत, अति या फिर अ। तो अत्यधिक शब्द में जो है अत्यधन, अधिक, अधिक यानी अति हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे कबीर के सूफी गुरु कौन थे शेख तकी, अब्दुल समद, मोहम्मद गौस या फिर रहमान। तो कबीर के जो सूफी गुरु थे शेख तकी थे, आंसर जाएगा एक ही साथ। अगला प्रश्न देखेंगे भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है पाठ्य पुस्तक, भाषा का व्याकरण, भाषा का शिक्षक या फिर भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। तो भाषा अर्जन में जो है भाषा का व्याकरण महत्वपूर्ण है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में बड़ों को पढ़ने की वस्तु है, साधक है, बाधक है या फिर त्रुटियों को बढ़ावा देती है। तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में जो है साधक होती हैं, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। भाषा स्वयं में एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है या फिर एक जटिल चुनौती है। तो इसको हम एक विषय मात्र, संप्रेषण मात्र साधन नहीं है, निगेटिव अर्थ को तो यहाँ पे लेना ही नहीं है, जबकि भाषा एक स्वयं में नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है या फिर जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो केवल जो है निगेटिव टैग वर्ड है और हिंदी के पेडागोजी में, सीटेट में या फिर यूपीटेट में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निगेटिव टैग वर्ड को आप ध्यान देंगे केवल परीक्षा में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है या फिर केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, तो ये नहीं होंगे। जबकि भाषा का प्रयोग जीवन के सभी संदर्भों में होता है, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है भाषा की पुस्तकें अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है, साध्य है या फिर भाषा सीखने का एकमात्र साधन है। तो भाषा की पुस्तकें जो है एक तरह से भाषा सीखने में साधन है, एकमात्र नहीं होगा, ये सभी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है
प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्वेत लेख, लिखित परीक्षा या फिर प्रश्नों के उत्तर देना। तो बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका जो है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भाषा सीखने का उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना या फिर दूसरों की बात समझना सीखना या कोई नहीं। तो भाषा सीखने का उद्देश्य विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए के साथ। नायक में संधि है, द्वंद्व समास, अयादि संधि, यड़ संधि या फिर गुण संधि। तो यहाँ पे द्वंद्व संधि भी नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया गया है, द्वंद्व संधि नहीं होता है, द्वंद्व समास होता है। यहाँ पे दीर्घ संधि होना चाहिए, तो ऑप्शन ऐसे ही गलत है। गुण संधि होगा नहीं, यहाँ पे ए का मात्रा होता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, अयादि संधि और यड़ संधि। तो इसमें हम इसको अच्छे से समझने के लिए देखेंगे थोड़ा सा। जहाँ भी इसे पोधन अन्न, इसका पवन हो जाता है, पौधन अन्न पावन हो जाता है, नयधन अन्न नयन हो जाता है। तो यह जो है अयादि संधि होता है। ऑप्शन जाएगा ब के साथ, यानी नायक में नेधन आयक, नायक हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। और यड़ संधि जहाँ भी बीच में आधा मात्रा हो वहाँ पे यड़ संधि होता है। जैसे यह ल व होता है, यह हुआ, वह हुआ, ल हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान है अंतरिक्ष, धरा, वसुंधरा या फिर पृथ्वी। तो धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष बोलते हैं। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। पवन में संधि है, गुण, यड़, अयादि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी हो जाएगा अयादि संधि, पवन, नयन। ऐसे जितने भी उदाहरण अगर पूछे जाते हैं तो ये सभी अयादि संधि के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, पंचपात्र के लेखक हैं श्री पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर मिश्र जी। तो पंचपात्र के जो लेखक हैं श्री पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अगला प्रश्न है, परिमल काव्य के रचयिता थे कबीर, बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंचपात्र के जो है काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है बेतुका मेल मिलना, बिना कुछ किए फल की प्राप्ति, व्यवहार में अस्पष्टता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंधे के हाथ बटेर लगना यानी बिना कुछ किए ही फल की प्राप्ति। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, दूध का दूध, पानी का पानी से तात्पर्य है गुणगान करना, पीना, दूर की बातें या फिर सच्चा न्याय। तो दूध का दूध, पानी का पानी यानी सच्चा न्याय करना, सही और गलत का फैसला होना। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, आँख का कांटा से तात्पर्य है गप्पे लगाना, दुश्मन, गलत व्यवहार करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आँख का कांटा की इसका अर्थ हो जाएगा दुश्मन। ऑप्शन चला जाएगा पी के साथ। अगला प्रश्न है, खून खौलना से तात्पर्य है गुस्सा आना, डांटना या फिर प्यार करना। तो या इनमें से कोई नहीं। तो खून खौलने का जो अर्थ है गुस्सा आना। ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त, 19 अगस्त, 30 जनवरी। तो एक तो हमारा 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व है और 26 जनवरी भी हमारा राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ए के साथ। दीपावली कब मनाई जाती है? माघ माह में, सावन माह में, कार्तिक माह में या फिर फागुन माह में। तो फागुन माह में तो होली मनाई जाती है, ये तो होगा ही नहीं।
और दीपावली सावन माह में नहीं मनाया जाता है, बरसात जब होता है सावन में तो उस समय भी नहीं मनाया जाता है। अब दो ऑप्शन बचते हैं, कार्तिक माह और माघ माह, तो इन दोनों में आपको बताना है। तो हमारा जो है कार्तिक माह में जो है दीपावली मनाई जाती है ठंडी के पहले। अगला प्रश्न है, गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर। तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। क्या भूलू का याद करूँ की विधा है, संस्मरण, कहानी, आत्मकथा या फिर यात्रा वृतांत। तो यह जो है एक आत्मकथा है, ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई। तो यह जो मंगलसूत्र उनकी जो रचना थी अधूरी रह गई थी। बाकी रंगभूमि, कर्मभूमि, करबला ये सभी भी मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। घड़ी साज शब्द है, देशज शब्द, संकर शब्द, विकारी शब्द या फिर रूढ़ शब्द। तो यह जो है देशज शब्द है जो आमतौर पर बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वही देशज भाषा होता है, एक क्षेत्रीय भाषा होते हैं। अगला प्रश्न है, रसाल पर्यायवाची शब्द है, कोयल का, पान का, आम का या फिर सगा भाई का। तो रसाल जो है आम का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। जिसका जन्म पहले से हुआ है का अर्थ है अनुज, भ्राता, अग्रज या फिर पितामह। तो जिसका जन्म पहले होगा वो बड़ा होगा, यानी जिसे हम अग्रज कहते हैं, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, भ्राता, आँख का अंधा, भ्राता तो उस भाई को बोलते हैं, अनुज यानी जो छोटा होता है, और अग्रज यानी बड़े को, जिसका जन्म पहले होगा वही तो बड़ा होगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आँख का अंधा, नाम नयन सुख, लोक्ति का अर्थ है अप्रत्याशित लाभ होना, अनायास सम्मान, आत्म प्रशंसा करना या फिर गुण के विरुद्ध नाम होना। तो वही बात है, आँख का अंधा नाम नयन सुख यानी गुण के विरुद्ध नाम होना, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए मुहावरा है अंगूठा दिखाना, अंधे की लकड़ी, अक्ल का दुश्मन, अक्ल पर पत्थर पड़ना। यानी अंगूठा दिखाना, पूरी तरह से मना कर देना, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, तो बीजक दिनकर, तुलसीदास, सूरदास या फिर कबीर। तो बीजक जो है कबीरदास की ग्रंथ है, ऑप्शन चला जाएगा स के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृति है सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि या फिर उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी जो है मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृतियां हैं, सेवा सदन, निर्मला और कर्मभूमि, आंसर चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि थे भक्ति का विधारा के, रीति काल के, आधुनिक काल के या फिर प्राचीन काल के। तो बिहारी जी जो है रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, भिक्षुक का प्रत्यय है, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय यहाँ पे प्रयोग हुआ है, उक, इक, अक या फिर उत। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, अ के साथ। भिक्षुक उक, अंत में देखेंगे उक आ रहा है, यानी ऑप्शन अ में दिया गया है उक। अगला प्रश्न है, लघु शब्द का विपरार्थक है महान, विशाल, दीर्घ या फिर उत्तम। तो एक होता है लघु यानी छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा, दीर्घ और लघु, दीर्घ स्वर लघु स्वर पढ़े होंगे आप लोग, तो इसका जो विलोम हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा स के साथ। अगला प्रश्न है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है वातायन, ईशान, वायव्य या फिर क्षितिज। तो पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है, ये ऊपर हमारा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और ये जो दाएं साइड में पूरब होता है और बाएं साइड में पश्चिम होता है। तो पूछा गया है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ये पूरब है और ये उत्तर, इसके बीच जो दिशा हमारी होती है उसको जो है हम
ईशान बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, होठ का तत्सम शब्द क्या है? घृत, घट, ओष्ठ या फिर अंगुली? तो ओठ का तत्सम शब्द होता है ओष्ठ। अगला प्रश्न देखेंगे, पत्थर का पर्यायवाची है? शिलाखंड, गिरी, चोटी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पत्थर का पर्यायवाची शिलाखंड होता है। ऑप्शन चला जाएगा एक के साथ। राजा का पर्यायवाची है? सेनापति, नृप, किसान या फिर मंत्री? तो नृप जो है राजा का पर्यायवाची है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, रचना का अर्थ है? निर्माण, सजाना, नव सृष्टि या फिर उपरोक्त सभी? तो रचना का अर्थ है सजाना, निर्माण करना और नव सृष्टि यानी उपरोक्त सभी। आंसर चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी? त्याज, त्याजय, त्याज्य या फिर त्याजय? तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी, शुद्ध शब्द बताना है। यूपी टेट में भी शुद्ध शब्द पूछे जाते हैं शुद्ध वर्तनी से। तो इसमें जो सबसे सही है त्याज्य जो है शुद्ध वर्तनी शब्द है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 5, 4, 3 या फिर 2? तो रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। गुफा का तत्सम शब्द है? घर, गुहा, चड़क या फिर यम? तो गुफा का तत्सम शब्द है गुहा। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। मामा का तत्सम शब्द क्या है? मामू, भ्राता, चच्चा या फिर मातुल? तो मामा का जो तत्सम शब्द है मातुल है। ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। अचल का विलोम है? सचल, निश्चल, कुचल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अचल का विलोम होता है सचल। ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, जंगम का विलोम है? संगम, सत्संग, अस्थावर या फिर ब्यावर? तो जंगम का जो विलोम होता है अस्थावर होता है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है? मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान, किसी की कमाई खाए कोई दूसरा, जरूरत ज़्यादा वस्तुएं कम, इनमें से कोई नहीं? यानी एक अनार 100 बीमार यानी कि ज़रूरत ज़्यादा है और वस्तुएं कम है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पे स के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, हाथ साफ करना लोकोक्ति का अर्थ है? हाथ साबुन से धोना, हाथ कपड़े से रगड़ कर पोंछना, सदा एक सी दशा न रहना या फिर वस्तु चुरा लेना? तो हाथ साफ करने का अर्थ है, जैसे बोलते हैं लोग हाथ साफ कर ले यानी वस्तु को चुरा लेना। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी मूल आधार कौन बोली है? यानी यहाँ पे मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ब्रज भाषा, उर्दू, खड़ी बोली या फिर हिंदुस्तानी? तो जो मानक हिंदी का मूल आधार है वह जो है खड़ी बोली है। यहाँ पे ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भारती, बीड़ापाड़ी, शारदा, भार्गवी? तो भारती भी है, शारदा भी है, बीड़ापाड़ी भी है, जबकि भार्गवी इसके पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र या फिर महादेवी वर्मा? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? प्र, प्रति, प्रत्यय या फिर एक? तो प्रतिधन एक, प्रत्येक। ऑप्शन जाएगा यहाँ पे सी के साथ। प्रत्येक में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पूर्व यानी पहले प्रयोग किए जाते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें? ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, जेठ या फिर ज्येष्ठ? तो यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन सही है, शुद्ध वर्तनी ज्येष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों क्या त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं? तद्भव, तत्सम, संकर या फिर तेसज? तो जो शुद्ध शब्द होते हैं यानी जो क्या त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं
और जो उनके रूप को बदल दिया जाता है, उन्हें गलत प्रयोग कर लिया जाता है, वो तद्भव होते हैं, बिगड़े हुए रूप। संस्कृत शब्द के जो बिगड़े हुए रूप होते हैं वे तद्भव होते हैं, जबकि संस्कृत के जो शुद्ध शब्द होते हैं वे तत्सम होते हैं। और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। क और स से मिलकर यहाँ पे क और स से मिलकर छ बना है, त और प्लस र से बनकर त्र बना है, ज और प्लस य से मिलकर ज्ञ बना है, जबकि यहाँ पे ये री है, द वाला ऑप्शन संयुक्त व्यंजन नहीं है। और एक और होता है स्र, स प्लस र से मिलकर बनता है स्र, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो इसी के साथ यूपीडीएलएड तृतीय सेमेस्टर का सभी बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुआ। तो वीडियो आप सभी को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।